A topic from the obstetrics is puerperium, chapter number 15 of your book 10 teachers। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि puerperium होता क्या है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं जो छिला होता है आफ्टर द डिलीवरी, उसको हम कहते होते हैं puerperium। तो ये जो पीरियड होता है आपको पता होगा कि तकरीबन 40 डेज़ का होता है, 30 to 40 डेज़ वेरी करता है। तो इसको हम कहते हैं कि 6 वीक पीरियड, ठीक है। 6 वीक पीरियड फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद 6 वीक्स तक, उसकी कंप्लीशन तक जो होगा दैट विल बी puerperium। In other words, we can say that it is a 6-week period following the completion of third stage of labor when considerable adjustments occur before return to pre-pregnant state। ये एक्चुअली एक पीरियड होता है जिसमें हम मतलब प्रेगनेंसी जो है उसके जो भी मसले मसाइल आए होते हैं, हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी की पढ़ी थी, उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी को अपनी असली हालत में वापस आने के लिए, लाइक यूट्रस को अपनी असली हालत में वापस आने के लिए, हार्ट को अपनी असली हालत में वापस आने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को अपनी असली हालत में वापस आने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर को, फिर हमारी जो है वो जो स्टूल्स हैं, मतलब उनकी कॉन्स्टिपेशन जो हुई होती है नॉर्मली, उसको अपने असली हालत में वापस आने के लिए जो एक टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, दैट इज़ 6 वीक पीरियड एंड दैट इज़ puerperium। तो फिर हम बात करते हैं कि फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस जो आ रही होती है ना, वो हमने अभी पढ़ी भी। सबसे पहले यूट्रस होता है। अच्छा, यूट्रस जो है ना, इसकी इन्वोल्यूशन होती है। सबसे पहले जो यूट्रस होता है उसका, अगर आप ये देखें, अब प्रेगनेंसी के दौरान में यूट्रस जो होता है उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो मतलब कि ना उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इन्वोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द पोस्टपार्टम यूट्रस, जो कि होती है अबाउट 1 kg, वो अपने रिटर्न करती है प्री प्रेगनेंसी स्टेट में, जो कि प्रेगनेंसी से पहले कितनी थी, 100 ग्राम की या 50 ग्राम की होती है। 100 ग्राम की यूट्रस जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर 1 kg की हो जाती है। तो अब पुर्पुरियम में क्या होना होता है कि वो जो 1 kg यूट्रस है, 1 किलोग्राम की यूट्रस है, उसने वापस अपने 100 ग्राम के ऊपर आना है। तो दैट इज़ इन्वोल्यूशन। तो देखें, इस तरह से ना यूट्रस जो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है। सबसे पहले जो है वो जैसे ही डिलीवरी होती है तब यूट्रस जो होती है वो अम्ब्लाइकस के 4 सेंटीमीटर नीचे होती है। मतलब ये अगर इस पिक्चर से देख लें तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी क्या है कि फंडस जो होती है यूट्रस की वो लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस पे होती है, जैसे फिगर में आपको नज़र आ रहा है। फिर क्या होता है 10 से 14 दिन के बाद, 10 से 14 दिन के बाद क्या होता है कि वो सिम्फिसिस प्यूबिस के लेवल पे आ जाती है। और फिर 6 वीक्स जब गुज़र जाते हैं, मतलब कि पुर्पुरियम का सारा प्रोसेस गुज़र जाता है, तो वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे आ जाती है। तो पहले क्या थी, एम्ब्लाइकस के लेवल पे थी, और फिर जो है सिम्फिसिस प्यूबिस के लेवल पे थी, और फिर जो है वो अपनी असली हालत में वापस आई है। तो ये जो एक पीरियड होता है उसने एक तो अपने वेट को वापस लेके आना होता है, एक अपने साइज़ को वापस लेके आना होता है। दिस इज़ द यूट्राइन इन्वोल्यूशन विच अकर्स ड्यूरिंग पुर्पुरियम। तो अगर हम ये बात करें ना, तो अम्ब्लाइकस के लेवल पे नहीं होता, तकरीबन अम्ब्लाइकस के ना 4 सेंटीमीटर नीचे होता है, और सिम्फिसिस प्यूबिस के 12 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं ऊपर होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये हमारा जो है जब ये यूट्रस जो है ये कैसे इन्वोल्यूशन होता है, मतलब इसका साइज़ क्यों कम होता है, इसका वेट कैसे कम होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या होती है कि मसल्स जो होते हैं वो अपने उनके अंदर क्या होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स की। अब सोचें कि सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है, अगर उसकी एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाएगी तो सेल्स, मसल सेल्स जो हैं उनका साइज़ और वेट जो है वो छोटा हो जाएगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस। तो अब क्या होता है, जब ऑटोलाइसिस होती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन सेल्स में से जो है ना प्रोड्यूस होती है, और ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और यूरिन में जो है ना रिलीज़ होती है। तो ये भी एक चीज़ होती है कि सेल्स इतने ज़्यादा जब छोटे श्रिंक करेंगे तो उसमें से प्रोटीन्स निकल के यूरिन में आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको बुक में भी एक पिक्चर मिलेगी, उसमें उन्होंने दिखाया होगा आपको कि शुरू में जब डे 1 होता है तो यूट्रस जो होती है वो 18 वीक्स की होती है, जस्ट बिलो द अम्ब्लाइकस। फिर डे 7 पे जो है वो 14 वीक की यूट्रस साइज़ की यूट्रस की हो जाती है, और डे 14 पे जो है वो 12 वीक साइज़ की हो जाती है।
मतलब शुरू में 18 वीक की, 18 हफ़्ते की, फिर 14 हफ़्ते की और फिर 12 हफ़्ते की। और फिर हमारा आ जाता है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ डिलेड इन्वोल्यूशन। ये आपकी बुक में टेबल भी आपको मिलेगा। तो डिलेड इन्वोल्यूशन मतलब कि अब ना यूट्रस इन्वोल्यूट नहीं हो रही जो नॉर्मल उसने होना था। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूट्रस जो है वो इन्वोल्यूशन उसकी नहीं हो रही, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा हमें? फुल ब्लैडर जो है वो अगर फुल है, ब्लैडर फुल है, रेक्टम लोडेड है, और जो है मतलब ना ये एक तरह से कह सकते हैं कि दीज आर द कॉजेज़ कि जी यूट्रस इसलिए इन्वोल्यूट नहीं हो रही क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना है, तो इस वजह से वो अपनी नॉर्मल प्रोसेस नहीं चला पा रही। तो फुल ब्लैडर होगा, लोडेड रेक्टम होगा, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होंगे, तो यूट्रस कैसे इन्वोल्यूट होगी? अंदर इतना कुछ पड़ा हुआ है। यूट्राइन इन्फेक्शन होगा तो वो अपनी इन्वोल्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, उसके साइज़ और वेट नहीं कम हो पाएगा। फाइब्रॉइड्स होंगे तो नहीं हो पाएगा। कोई हीमाटोमा बना होगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो है ना साइंस होते हैं, एक ब्लैडर, एक हमने देखना है रेक्टम, एक हमने देखना है रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, एक हमने देखना है कोई यूट्रस में इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, कोई हीमाटोमा तो नहीं है। उनको रूल आउट करना है क्योंकि ये हमने देखना होता है कि यूट्रस नॉर्मल अपनी जो है वापस अपनी हालत में वापस जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। फिर आता है जेनिटल ट्रैक्ट चेंजेस। जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होती है तो जो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है वो बहुत ज़्यादा ना, जैसे हम इंसर्ट करें अगर, तो इंसर्ट करके अगर देखें ना तो सर्विक्स बहुत ना ऐसे फ्लैबी सी हो जाती है और वहाँ पे हमें थोड़े बहुत लेसरेशंस भी मिल सकती हैं। अब शुरू वाले जो दिन होते हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक फ़िंगर जो है सॉरी ये देखें, ये 2 फिंगर्स इंसर्ट कर सकती है इन फर्स्ट फ्यू डेज़ जो है आफ्टर मतलब आफ्टर डिलीवरी। जो सर्विक्स होती है वो 2 फिंगर्स इंसर्ट करवा सकती है अपने अंदर, ठीक है, जैसे डिलीवरी होती है। जैसे एक हफ़्ता गुज़रता है तो एक फ़िंगर डालना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही सेकेंड वीक जो है वो गुज़र जाता है तो इंटरनल ओस जो होती है वो क्लोज़ हो जानी चाहिए, लेकिन जो एक्सटर्नल ओस होती है वो परमानेंटली ओपन रहती है, जिसको ना हम कहते हैं फ़नल शेप बन जाती है। सो ये हमारी जेनिटल ट्रैक्ट चेंजेस होती हैं। शुरू में वो 2 फिंगर्स इंसर्ट करती है, एक हफ़्ता गुजरता है तो मुश्किल से एक फ़िंगर इंसर्ट करती है। इंटरनल ओस होती है वो क्लोज़ हो जाती है, एक्सटर्नल ओस खुली रहती है और फ़नल शेप्ड हमारे पास सर्विक्स जो है वो होती है। सो दीज आर द जेनिटल ट्रैक्ट चेंजेस। फिर देखें कि लोकिया क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द ब्लड स्टेन्ड यूट्राइन डिस्चार्ज, जिसमें क्या होता है, ब्लड होता है और नेक्रोटिक डेसीडुआ होता है। ये जो आपको पता होगा कि वो जो ड्यूरिंग पिप्यूरियम जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, तो वो एक ब्लड स्टेन्ड यूट्राइन डिस्चार्ज होता है, ब्लड और नेक्रोटिक डेसीडुआ होता है उसके अंदर। और वो एक्चुअली क्या होता है, जो डेसीडुआ की सुपरफिशियल लेयर होती है ना वो नेक्रोटिक हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता स्लाफ ऑफ होती रहती है। बेज़ल लेयर होती है ना वो रीजनरेशन करती है न्यू एंडोमेट्रियम की, और ये जो रीजनरेशन होती है ना एंड न्यू एंडोमेट्रियम की बाय द बेज़ल लेयर, ये होती है कंप्लीट बाय द एंड ऑफ 3rd वीक। अब होता क्या है कि जो पहले कुछ दिन होते हैं डिलीवरी के, तो उसके बाद जो लोकिया होता है वो रेड कलर का होता है। फिर जो है रेड के बाद उसका कलर चेंज होता है पिंक में, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और फिर क्या होता है कि उसका कलर जो है वो येलो वाइट हो जाता है। तो पहले रेड है, फिर पिंक है, फिर येलो वाइट है। तो इसको जो शुरू में होता है 3 से 4 दिन का ब्लड वो फुल रेड होता है, डार्क रेड होता है, उसको हम कहते हैं लोकिया रूब्रा। फिर 4 टू 10 डेज़ जो है जिसको हम कहेंगे कि जो है एक हफ़्ता तकरीबन, क्या होता है कि उसका कलर हो जाता है पिंकिश ब्राउन, जिसको हम कहते हैं लोकिया सिरोज़ा। और फिर सीरियस लाइक होता है ना इस वजह से। और फिर क्या होता है कि 10 टू 28 डेज़ तक, मतलब तकरीबन 1 महीने तक जो उसका कलर होता है वो येलोइश वाइट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लोकिया एल्बा।
लोकिया एल्बा। तो लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोज़ा एंड लोकिया एल्बा आपको पता होना चाहिए। पहला वाला कुछ दिन के लिए होता है, फिर 1 हफ़्ते के लिए और फिर हमारा 1 महीने तक। तो अगर परसिस्टेंट रेड लोकिया होगा, मतलब रेड कलर चेंज नहीं हो रहा पिंक में, इसका मतलब क्या हो सकता है कि कोई रिटेन्ड पीस पड़ा हुआ है प्लेसेंटल टिश्यू का जो कि रेड कलर देता जा रहा है, ब्लड आता जा रहा है, या कोई इन्फेक्शन है। तो परसिस्टेंट रेड लोकिया हमें देखना होता है, मतलब कि लोकिया का कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देख लें, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोज़ा और लोकिया एल्बा। ठीक हो गया। अब हमने 2-3 चीज़ें देख ली हैं। एक हमने देख लिया यूट्राइन इन्वोल्यूशन, एक हमने देख लिया जेनिटल ट्रैक्ट चेंजेस क्या आती हैं, और एक हमने देख लिया लोकिया का। अब हमने देखना है रिकवरी आफ्टर नॉर्मल बर्थ। तो ये जो पहला पैराग्राफ आपको बुक में मिलेगा वो आपको पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि उन्होंने बताया हुआ है कि कोई प्रोसेस, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और हर चीज़ ने अपनी वापस अपनी जगह पे आना होता है। तो देखें, जैसे एक नॉर्मल बर्थ होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, उसके बाद मदर जो है उसको क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं और किस चीज़ से उसको रिकवर होना पड़ता है। ये तो नहीं है अभी बच्चा पैदा हुआ तो सारा कुछ ठीक हो गया उसी टाइम, नहीं। सबसे पहले मदर को जो 80% मसला होता है ना, वो होता है पेरिनियल पेन का। तो इट इज़ जो ना फ़र्स्ट 3 डेज़ आफ्टर डिलीवरी ज़्यादातर ये होता है, और कुछ लोगों को डे 10 पे होता है। तो ये ज़्यादातर जो है ना एपिज़ियोटमी, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, एपिज़ियोटमी जो है ना इसके बाद ज़्यादातर, या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बाद कुछ वो टीयर्स वगैरह आए होते हैं और इस वजह से पेरिनियल पेन हो सकती है। तो पेरिनियल पेन जो है ये, इसके लिए फिर मदर को हम कैसे समझाएंगे कि आप पेरिनियल पेन को कैसे जो है वो डील करें। तो दैट इज़ द नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़। ऑब्वियसली नॉन फार्माकोलॉजिकल में एज यू कैन सी हेयर लोकल कूलिंग हम अप्लाई कर सकते हैं कि क्रश्ड आइस लेंगे तो उससे जो है हम, या टैप वाटर अगर ठंडा ठंडा है तो उसको अप्लाई करें। टॉपिकल एनेस्थेटिक्स अप्लाई करें अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना है। 5% लिग्नोकेल जेल, जिसमें फॉर एग्जांपल आ जाती है, तो शॉर्ट टर्म सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आपको पता है अगर पेन जो है वो ज़्यादा हो तो फिर हम उसकी दवाइयों पे शिफ्ट करते हैं, लाइक रेगुलर पैरासीटामोल ले सकते हैं, डिक्लोफिनैक ले सकते हैं रेक्टली या ओरली। इसके अलावा जो है, मतलब ये हमारी मोस्टली होती हैं पैरासीटामोल या फिर डिक्लोफिनैक। तो इससे जो है ये पेन जो है वो रिलीव हो जाएगी। पैरासीटामोल हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मदर को। और ये है कि हम उसको ये भी कहेंगे कि आपने ना उस जगह की बहुत सफाई रखनी है। सैनिटरी पैड्स आपने जो है रेगुलरली चेंज करने हैं। और दिस इज़ एक्चुअली के हाउ यू विल टेक केयर ऑफ़ योर पेरिनियल पेन। ठीक है, सैनिटरी पैड्स जो हैं वो आप चेंज करते रहें। तो पेरिनियल पेन क्यों होती है, एपिज़ियोटमी या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बाद हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ वगैरह दे सकते हैं और क्या मदर को काउंसिल करेंगे। सो मदर को हम कहेंगे कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, उस जगह को साफ़ रखें, डेली उसकी क्लीनिंग करें, शॉवरिंग करें, टैप वाटर यूज़ करें, सैनिटरी पैड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करें ताकि इन्फेक्शंस वगैरह भी ना हो। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेरिनियल पेन जो है वो इस तरह से है कि वहाँ पर आपको रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, हीट हो गई है, वहाँ पे टेम्परेचर रेज़ हो गया है, तो फिर हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि अब ये पेरिनियल पेन जो है वो कोई नॉर्मल पेन नहीं है, ये देयर इज़ सम इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम स्वैब्स लेंगे, माइक्रोबियोलॉजिकल कल्चर करवाएंगे उस जगह का, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। अगर वहाँ पे कोई पस बन गई है ड्यू टू इन्फेक्शन तो वी विल ड्रेन दैट, एंड अगर वहाँ पे कोई स्किन सूचर्स हैं तो उनको हम रिमूव करेंगे, और अदरवाइज़ द इन्फेक्शन वुड स्प्रेड। तो अगर जो है फिर हम क्या करेंगे कि अगर वहाँ पे वूंड है तो उसको रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा इरीगेट करेंगे, उसको हीलिंग अलो करते रहेंगे। अगर थोड़ी सी छोटी सी चोट है ना अगर, तो सेकेंडरी टेंशन से वो खुद ही हील हो जाएगी। लेकिन अगर लार्ज गेपिंग है तो फिर सेकेंडरी रिपेयर हमें परफॉर्म करना पड़ सकता है।
मतलब ये कि इस तरह से जो है ना हम इसकी पेरिनियल पेन को देखेंगे वो क्या वजह है। अगर इन्फेक्शन है तो फिर इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ देंगे, और अगर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है तो ट्रॉमा इतना ज़्यादा है, जैसे हमने पेरिनियल ट्रॉमास को डील किया था। अब आ जाता है जी ब्लैडर फंक्शन। तो ब्लैडर फंक्शन क्यों ख़राब होता है? देखें, अगर हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रीजनल एनेस्थीसिया दिया, एपिड्यूरल स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया, उसकी वजह से जो है ना क्या हो जाता है कि ब्लैडर की जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर अगर कोई भी इंजरी आ जाए तो फिर ब्लैडर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लाइक कि ब्लैडर जो है उसमें से यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, वॉइडिंग डिफ़िकल्टी होगी और ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर हो जाएगी। तो इसको फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के एज अ साइड इफ़ेक्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो है ना अब आता है कि अब होता क्या है कि देखें, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अगर हमने दिया हुआ है ना तो मदर की सेंसेशंस चली जाती हैं वहाँ की ना, वो सेंस नहीं कर सकती। जैसे हम लोग होते हैं ना, तो हमें जैसे यूरिन आता है तो हम सेंस करते हैं कि वी हैव टू गो टू वॉशरूम, लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की वजह से क्या होता है, तकरीबन 8 घंटे तक जो है लगते हैं कि दोबारा से वो सेंसेशंस वापस आएँ। तो 8 घंटे के दौरान आपको नहीं लगता कि वहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता रहेगा और मदर को पता ही नहीं चलेगा? तो तकरीबन 1 लीटर यूरिन जो है वो वहाँ पे कलेक्ट हो गया होता है। फिर वो डिफ्यूज़र मसल को जो है वो ओवर स्ट्रेच कर देता है, फिर ब्लैडर जो है वो हाइपोकंट्रायल हो जाता है, यूरिन पास नहीं होता। तो फिर ये मसला जो है ना मदर को फेस करना पड़ता है। तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए ना, हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट करें कि उसको हम किसी तरह मतलब ट्रीट करें ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ जो है मतलब इस तरह से करेंगे कि ब्लैडर को हम खुद ही मैनुअली जो है यूरिन को बाहर निकाला जाए, क्योंकि मदर तो नहीं कर सकती ना। तो इसके अलावा क्या कॉजेज़ होते हैं कि एक्चुअली ना हम ऑक्सीटोसिन जो देते हैं ना, ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर, उसका भी एंटी डायोरेटिक इफ़ेक्ट होता है। उसकी वजह से भी ब्लैडर में ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह जो पार्टम जो डायरेसिस बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। तो फिर इसके अलावा जो है ना जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो इंक्रीज़ फ्लूइड इनटेक करती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो इट ऑल कंट्रीब्यूट्स टू यूरिन प्रोडक्शन, कि यूरिन एक तो हम नॉर्मल यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन देखें इसमें और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, ड्यू टू द पोस्टपार्टम डायरेसिस, ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। अगर मदर ने पहले से लिया हुआ है तो यूरिन प्रोडक्शन विल बी मोर। तो ये मसला होता है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ होते हैं लाइक मदर जो हैं उन्होंने ट्रॉमेटिक डिलीवरी उनकी हुई, लाइक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मल्टीपल लेसरेशंस उनको आ गई, वल्वो विजाइनल जो है हीमाटोमा बना हो गया। तो अगर उनको इस तरह की मतलब होंगी तो वो देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन वॉइडिंग द यूरिन। फिर इसके अलावा अदर कॉजेज़ ऑफ पेन क्या हो सकते हैं कि प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स हो सकते हैं, एनल फीचर्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल वुंड हीमाटोमा हो सकता है, स्टूल इम्पैक्शन हो सकती है रेक्टम में, विच इंटरफेयर विद द वॉइडिंग। तो फिर अब जो है, अब हमारा मसला, अब ये सब कुछ तो हो गया ना कि व्हाट आर द कॉजेज़, क्यों ब्लैडर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने जो ब्लैडर की असेसमेंट करनी है और मैनेजमेंट करनी है वो हम देख लेते हैं। तो हमने जैसे ही पोस्टनेटली जो है ना 6 आवर्स तक इसकी जो है ना 6 आवर्स के बाद हमने जो है ना उसको देखना है कि मदर ने कितना यूरिन पास किया, क्योंकि हमने तो उसको ब्लैडर बैग लगाया होगा ना। तो अगर तो उसको 6 घंटे में ना उसने कर देना चाहिए, उसको 300 ऑफ़ यूरिन पास कर देना चाहिए। ठीक है, तो 300 ml ऑफ़ यूरिन उसका 6 घंटे तक पास हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उसने इतना पास नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे, एज़ यू कैन सी हियर, हम स्मॉल कैथेटर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जो कि 150 ml तक तकरीबन ब्लड जो यूरिन होगा उसको ड्रेन कर देगा। अगर उसने उससे ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा करनी है, मतलब उससे ज़्यादा है, तो हमने क्लोज़ ऑब्जर्वेशन रखनी है। और तो फिर हमने क्या करना है, हमें लग रहा है कि यार 150 ml से तो काम नहीं बनेगा, छोटा सा इंटरवेटेंट कैथेटर हमने डाला था और यूरिन निकाले था, लेकिन अब 1 लीटर तकरीबन यूरिन है। तो फिर हम इंडवेलिंग कैथेटर जो है ना वो अंदर रख देते हैं। जैसे एज यू कैन सी हियर इस तरह का कैथेटर होता है, वो हम डाल देते हैं 48 आवर्स के लिए तकरीबन। तो वो जो है ना उसको ड्रेन करता रहता है।
नेक्स्ट ये आपको पता है बाउल फंक्शन में कि कॉन्स्टिपेशन बहुत मसले की बात होती है अर्ली प्यूबेरियम में। तो फिर मतलब उसकी जो है क्यों होती है मतलब कॉन्स्टिपेशन, आपको पता है कि डाइट नॉर्मल नहीं रहती जैसे पहले होती है मदर की। फिर उसकी डिहाइड्रेशन इतनी हो गई होती है, इतनी ज़्यादा फोर्स लगा लगा के, अगर नॉर्मल डिलीवरी है और ओपिएट्स का यूज़ अगर वो कर रही है ड्यू टू पेन। और इसके अलावा फिर जो है ना, फिर हम उसको क्या करते हैं कि आपने किस तरह से अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना है। उसको कहना है कि आपने फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा करना है, फाइबर इंटेक बहुत अच्छा करना है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप जो है वो उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक लैक्टोलोज, इस्पागोल, और ये आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और इस तरह से इसके अलावा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ हैं। ये क्या करेंगी, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आपको पता है कि प्रिवेंट करेंगी जेनिटल प्रोलैप्स, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, एनल इनकॉन्टिनेंस जो होती है। इसके चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ये पेल्विक एक्सरसाइजेज़ होती हैं। और टू स्ट्रेंथन द मसल्स एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स, और ताकि उनको फिर हम पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज़ जो है मदर को सिखाते हैं। रिकवरी फ्रॉम सी सेक्शन की अगर हम बात करें तो देखें, सी सेक्शन के बाद आपको पता है कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक इन्फेक्शन हो सकता है वूंड का, यूरिन का, चेस्ट का, एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। तो फिर जो है उसके लिए भी रूटीन एंटीबायोटिक्स देते हैं, केयरफुल वूंड केयर करते हैं, स्टेराइल ड्रेसिंग करते हैं जिसको हम 24 आवर्स के बाद रिमूव करते हैं। उसको फिर हम जेंटली क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं वूंड को डेली विद टैप वाटर। मतलब जो वूंड है ना सी सेक्शन का, उसको हम मतलब उसकी केयर करते हैं। फिर अनीमिया बहुत मसले की बात होती है पोस्टनेटली, तो फिर हम उसके हीमोग्लोबिन लेवल्स जो हैं वो 2 से 3 दिन के बाद चेक करते हैं कि वो ठीक हैं। अगर वो मसले की बात होती है कि 7 से अगर कम है हीमोग्लोबिन तो आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा सीवियर अनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं। फिर ये है कि हम फिर क्या होता है कि अब इसमें एक भी मसला होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। क्यों थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्यों होती है? मैं प्रेगनेंसी के बाद के एक तो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उसकी सी सेक्शन, और दूसरा ये कि बहुत देर के लिए उसने रेस्ट की है ऑपरेशन के बाद। और ये कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो प्रेगनेंसी में आपको पता है क्लॉटिंग की आ रही होती हैं, तो दैट रिजल्ट्स इन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कि अगर मदर ओबीज़ मदर थी, मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली थी, हाइपरटेंशन वाली थी, पोस्टपार्टम हेमरेज उसके अंदर हुआ था, तो उसके अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो फिर हमने क्या करना होता है उस मदर का कि उसको मोबिलाइजेशन करवानी होती है, उसकी हाइड्रेशन मेंटेन करनी होती है। तो उसको जो है वो अगर इसके साथ साथ 1 to 6 वीक्स जो है ना उसको देनी होती है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ताकि उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से प्रिवेंट किया जा सके। तो ये हमारा होता है। इसके अलावा हम पेशेंट को मतलब थोड़ी सी रेस्ट करवाने के लिए मतलब ये नहीं है कि सी सेक्शन हो गया तो अब मदर ने कोई काम नहीं करना, उसको कहते हैं कि आप जो है सारा काम दोबारा अपनी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर पोस्टनेटल विजिट्स आ जाते हैं कि जी प्रेगनेंसी एंड मतलब डिलीवरी हो गई उसके बाद आपने कब हॉस्पिटल आना है। तो वो कहते हैं कि 6 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड बर्थ है तो हम मदर को डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से। फिर एक मिडवाइफ़ होती है, ये तो बाहर के मुल्कों में होती है, जो मदर को विज़िट करती रहती है 10 डेज़ आफ्टर डिलीवरी के बाद। और फिर जो लो रिस्क होती हैं वुमेन, उनको कहते हैं कि सिर्फ आपने 1 to 2 रूटीन मिडवाइफरी विज़िट्स करते हैं फ़र्स्ट 10 डेज़ में। और जो हाई रिस्क वुमेन होती हैं जिनके अंदर मतलब प्रेगनेंसी हाई रिस्क थी, तो उनके अंदर हम फ्रीक्वेंट विज़िट्स करवाते हैं फ़र्स्ट 10 डेज़ आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये तो बाहर के वक्त होता है। अब उनको हमने क्या करना होता है, उनको इमोशनल सपोर्ट देनी होती है, और उनकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी होती है, उनकी विजाइनल एग्जामिनेशन करनी होती है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई साइंस ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, पल्स टेम्परेचर हमने चेक कर देनी होती है, विजाइनल ब्लीडिंग चेक कर लेनी होती है। मतलब सारा ना उसकी पोस्टपार्टम हेल्थ देख लेनी होती है, उसका हीमोग्लोबिन करवा लेना होता है। और वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे देखना होता है। और मतलब ये मैं जल्दी जल्दी गुजार रही हूँ क्योंकि ना ये जस्ट एक रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये है कि फिर क्या होता है कि पोस्टनेटल एग्जामिनेशन हम करते हैं 6 वीक्स पोस्टपार्टम बाय जनरल प्रैक्टिशनर, और असेसमेंट करते हैं मदर की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ, प्रोग्रेस ऑफ बेबी देखते हैं कि बच्चा सही जा रहा है, ठीक उसकी हेल्थ है सारी कुछ। और फिर मदर की यूरिनरी बाउल एंड सेक्शुअल फंक्शन देखते हैं, इनकॉन्टिनेंस डिस्पेरोनिया तो नहीं है उसको। फिर हम उसकी सर्वाइकल स्मीयर जो है वो करवा लेते हैं, और कॉन्ट्रासेप्शन उसको एडवाइस कर देते हैं, उसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज करवा लेते हैं, और जो भी इन्फेंट की हम इम्यूनाइजेशंस करवानी होती हैं लाइक पोलियो एक्सेट्रा, वो उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी पोस्टनेटल विजिट्स की जो है ना चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट से हम जो है प्यूबरल डिसऑर्डर्स करते हैं।